मिशन एमबीबीएस 2026 के आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अपने सेकंड यूनिट वाइज एफएलपी, जिसमें 3 यूनिट शामिल है। फर्स्ट हमारे पास है वर्क एंड एनर्जी, सेकंड सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन और थर्ड हमारे पास है फ्लूइड डायनामिक्स। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट एमसीक्यू से। फर्स्ट एमसीक्यू एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि विच फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। कौन सी फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है? याद रखिएगा कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स उस फोर्स को कहा जाता है जहां पर वर्क पाथ पे डिपेंड करे और क्लोज पाथ में वर्क जीरो ना हो। तो हम अगर जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलास्टिक फोर्स ये तीनों हमारे पास कंजर्वेटिव है। अब ये तीनों अगर कंजर्वेटिव हैं तो यहां पर हमें लग रहा है कि दो ऑप्शंस हमारे पास करेक्ट हैं, बीटा भी, चार्ली भी और डेल्टा भी। तो हम किसको मार्क करें? याद रखिएगा मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हमेशा डाउटफुल रहते हैं कि क्या ये कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव, इस पर डिफरेंट डिस्कशंस हैं। तो हमने इस क्वेश्चन का आंसर ये सोच के मार्क करना है कि हमारे तमाम प्रोविंसेस में किस चीज के ऊपर इत्तेफाक किया जाता है। तो याद रखिएगा मैग्नेटिक फोर्स को इस वजह से हम डाउट की बेस पे निकाल देंगे, तो बेस्ट आंसर हमारा जो बनेगा वो चार्ली बनेगा कि चार्ली फ्रिक्शनल फोर्स जो है दैट इज नॉन कंजर्वेटिव। अदरवाइज मैग्नेटिक फोर्स को देखा जाए तो वो भी नॉन कंजर्वेटिव है, क्योंकि आप जानते हो कि मैग्नेटिक फोर्स की जो डिपेंडेंस होती है वो स्पीड पे होती है और उसके अलावा एंगल पे होती है। अब कंजर्वेटिव इसको तब बोलेंगे अगर हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स जो है ये पाथ पे डिपेंड करे, पोजीशन पे डिपेंड करे, तो मैग्नेटिक फोर्स का ताल्लुक पोजीशन से नहीं होता। इस वजह से इसको कंजर्वेटिव की कैटेगरी में नहीं रखते। लेकिन यहां पर दो ऑप्शंस हमें लग रही हैं, तो हमने अपनी बुक के मुताबिक आंसर मार्क करना है और वो कौन सा होगा? चार्ली। और अगर बोथ की ऑप्शन होती तो चार्ली और डेल्टा दोनों को मार्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following condition is necessary for the equations of angular motion to be valid? हमसे यहां पर यह पूछा गया है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है उनको वैलिड करने के लिए क्या कंडीशन होगी, मतलब लिमिटेशन पूछी गई है। याद रखिएगा इक्वेशंस ऑफ मोशन जो होती हैं ये तब वैलिड होती हैं जब आपकी एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो। अब यहां पर तो इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन है, तो यहां पर एंगुलर एक्सेलेरेशन अगर कांस्टेंट है तो तब हमारी इक्वेशंस वैलिड होती हैं। अगर सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन होती तो एक्सेलेरेशन, अगर इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन है तो एंगुलर एक्सेलेरेशन का कांस्टेंट होना जरूरी है, जिसको हम अल्फा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। द चिमनी वर्क्स बेस्ट ऑन अ विंडी डे बिकॉज। क्यों चिमनी बेस्ट काम करती है विंडी डे पे? आपको पता है बच्चे चिमनी का काम क्या होता है? धुएं को रूम से बाहर निकालना। अब धुआं रूम से तभी बाहर निकलेगा जब रूम के अंदर प्रेशर ज्यादा और बाहर प्रेशर कम। तो जब तेज हवा बाहर चल रही होगी तो तेज हवा के चलने की वजह से क्या होगा? स्पीड के ज्यादा होने की वजह से आउटसाइड द रूम प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। अब रूम के इनसाइड उसके मुकाबले में क्या होगा? उसके मुकाबले में जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर फोर्स अप्लाई होगी और जो स्मोक है वो रूम से बाहर चली जाएगी। इसलिए यहां पर बेस्ट आंसर आपके पास क्या होगा? स्मोक बिकम्स हैवियर, नो। विंड इंक्रीजेस आउटसाइड प्रेशर, आउटसाइड तो प्रेशर कम हो रहा है। विंड मूव्स फास्ट ओवर द चिमनी टॉप लोअरिंग प्रेशर एंड पुलिंग स्मोक अपवर्ड। तो इसका राइट आंसर आपके पास क्या है? चार्ली। कि आउटसाइड स्पीड बढ़ने की वजह से प्रेशर कम हो जाएगा और वो पुल करेगी स्मोक को आउटवर्ड डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्नौलीज इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। दो बड़े सिंपल से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड बर्नौलीज इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओवरऑल हमारी जो एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है, क्योंकि हम बर्नौलीज इक्वेशन को क्या कहते हैं? अब बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में कहते हैं कि हमारी जो प्रेशर एनर्जी है पीवी, हमारी जो काइनेटिक एनर्जी और इसके अलावा जो पोटेंशियल एनर्जी, इनका सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और जब आप इस इक्वेशन को डिवाइड करते हो वॉल्यूम से तो तब ये आपके पास आ जाती है प्रेशर हाफ टाइम रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, और इनका सम क्या होगा? वो कांस्टेंट होगा। तो बर्नौलीज इक्वेशन is based on the conservation of energy and equation of continuity is based on the conservation of mass. Next question. According to the equation of continuity, A1 V1 is equal to A2 V2 and that is constant. The constant is equal to, बर्नौलीज इक्वेशन के अंदर हमने देखा कि जो कांस्टेंट है वो प्रेशर होता है और उसका यूनिट पास्कल। इस केस में पूछा जा रहा है कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, और अगर ये कांस्टेंट के इक्वल है तो ये कांस्टेंट क्या होगा? इसका आंसर होता है फ्लो रेट।
फ्लो रेट का मतलब है वॉल्यूम ओवर टाइम। अगर आपको याद नहीं है तो क्या करो, इसको सॉल्व कर लो। एरिया और स्पीड के यूनिट को मल्टीप्लाई करो। एरिया का स्पीड होता है मीटर स्क्वायर और स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, तो आपका आंसर आएगा मीटर क्यूब पर सेकंड। अब मीटर क्यूब यूनिट होता है वॉल्यूम का, और वॉल्यूम ओवर टाइम किसे कहते हैं, फ्लो रेट को, जिसको वॉल्यूम फ्लो रेट भी कह सकते हो। तो यहां पर करेक्ट आंसर अल्फा होगा। इफ अ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड द वर्क डन ऑन इट इज इक्वल टू, अगर एक स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे तो वर्क किसके इक्वल आएगा, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के। नो, जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे होते हो तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। इसी तरह स्प्रिंग को जब स्ट्रेच कर रहे होंगे उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, और जब भी पोजीशन चेंज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी ने स्टोर होना है। तो स्टोर होने का मतलब क्या है, इंक्रीज इन द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा, बीटा। और ये बात याद रखिएगा कि कंप्रेस की जगह अगर यहां पर स्ट्रेच भी होता तो तब भी पोजीशन चेंज हो रही है, तो तब भी आपका आंसर क्या होता, बीटा ही होता। तो करेक्ट आंसर दोनों केसेस में बीटा है, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। जब स्प्रिंग को छोड़ेंगे ना तब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी और कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द फैक्टर दैट रिमेन कांस्टेंट इज, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या फैक्टर कांस्टेंट रहता है, इसका आंसर है स्पीड। स्पीड हमारी कांस्टेंट रहती है, लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों नहीं रहती। अब जानते हो कि सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट के ऊपर, सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी होती है वो अलोंग द टेंजेंट होती है। तो अगर हर पॉइंट पे वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट है तो इसका मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। हर पॉइंट पे डायरेक्शन सेम नहीं है। ये वेलोसिटी वेक्टर अपवर्ड है, ये वेलोसिटी वेक्टर लेफ्टवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, ये राइटवर्ड। सेंटीपिटल फोर्स, हर पॉइंट पे सेंटीपिटल फोर्स को देखो, सेंटीपिटल फोर्स की डायरेक्शन अलोंग द रेडियस टुवर्ड सेंटर होती है। तो क्या ये चारों वेक्टर मैं इन चार पोजीशंस पे अगर ड्रॉ करूं, इन चारों वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, ये लेफ्ट है, ये डाउनवर्ड है, ये राइटवर्ड है, ये अपवर्ड है। तो सेंटीपिटल फोर्स भी कांस्टेंट नहीं है। एक्सेलेरेशन, क्या एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगी। हमारे पास अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो एक्सेलेरेशन के बारे में अगर बात की जाए, ये कौन सी एक्सेलेरेशन है, एंगुलर है, सेंटीपिटल है, कौन सी मेंशन नहीं है ना, तो हम इसको सेंटीपिटल कंसीडर करेंगे। और अगर सेंटीपिटल कंसीडर करेंगे तो अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो एक्सेलेरेशन भी कांस्टेंट नहीं, इसलिए बेस्ट आंसर और राइट आंसर आपका डेल्टा होगा। एंगुलर वेलोसिटी इज मेजर्ड इन, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में आप जानते हो ओमेगा, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। इसका यूनिट जो होगा एसआई, वो रेडियन पर सेकंड होगा, ये एसआई यूनिट है। अब क्या यहां पर रेडियन पर सेकंड हमें मेंशन है, नो। तो बाकी ऑप्शंस को देखो, रेडियन पर मिनट, यस ये करेक्ट आंसर है। क्यों, एंगल को टाइम से डिवाइड किया। मीटर पर सेकंड ये लीनियर वेलोसिटी का यूनिट है, एंगल पर सेकंड एंगल किसी का यूनिट नहीं होता। तो राइट आंसर यहां पर क्या आएगा, अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a body moves in a circle the angle between its velocity and angular velocity is always, जब हमारे पास एक बॉडी एक सर्कल में मूव करे तो एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के दरमियान एंगल, फर्ज करो एक बॉडी एक प्लेन में रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहां पर आप जानते हो कि एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, ये एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है। और हर पॉइंट पे जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो कहां होती है, लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट लाइक दिस। तो वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट, ओमेगा अलोंग एक्सिस, और टेंजेंट का और एक्सिस का एंगल कितना होता है 90। ये इस तरह से होंगे, ये एक अलोंग टेंजेंट है, एक अलोंग एक्सिस है। और अगर आपसे रेडियस पूछा जाता तो याद रखिएगा इन तीनों का एंगल आपस में 90 होता है, वेलोसिटी का रेडियस के साथ, वेलोसिटी का ओमेगा के साथ, ओमेगा का वेलोसिटी के साथ। तो हमारे पास हमेशा इस क्वेश्चन का आंसर 90 डिग्री आएगा, और ये कभी भी पैरेलल नहीं होता। इन अ रिवर फ्लो ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट, हमारे पास रिवर में फ्लो ऑफ वाटर कहां पर मैक्सिमम होता है, हमारे पास रिवर फ्लो में जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो सेंटर पे होती है, सेंटर पे। और जैसे जैसे आप सेंटर से साइडों पे जाते हो तो याद रखिएगा साइडों पे जाते हुए आपकी जो वेलोसिटी होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह क्या, एजिस के ऊपर आपकी एडहेसिव फोर्स प्रेजेंट होती है। एडहेसिव फोर्स का मतलब क्या है कि वहां पर आपकी जो फोर्स होगी, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो सरफेस और लिक्विड की लेयर के दरमियान होगी। इसी वजह से जब आप सेंटर से साइड पे जाते हो तो आपकी वेलोसिटी डिक्रीज करती है, सेंटर पे फ्लो मैक्सिमम होता है और एजिस पे फ्लो आपका मिनिमम। वजह
यहां पर लेयर्स के दरमियान कोहेसिव फोर्स है और यहां पर एडहेसिव फोर्स है, और ये कौन सी फोर्स है? फ्रिक्शनल। तो इसलिए एजिस पे वेलोसिटी कम होगी एडहेसिव फोर्स की वजह से। तो राइट आपका आंसर होगा अल्फा। मैक्सिमम पूछा था मिडल, अगर मिनिमम पूछा जाता तो आप कहते साइड्स के ऊपर। When gravitational field does negative work, then potential energy is। ग्रेविटेशनल फील्ड में जब वर्क नेगेटिव होता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? देखो, एक ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस के ऊपर है, जब आप उसको लिफ्ट करते हो तो तब आप उसको ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट मूव करवाते हो। लिफ्ट करने का मतलब क्या होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर जो लग रही है वो डाउनवर्ड है और आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपवर्ड है। एंगल कितना है? 180, और एंगल 180 हो तो वर्क डन नेगेटिव होता। तो ये बात यहां पर है कि जब ग्रेविटेशनल फील्ड नेगेटिव वर्क करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी, आप हाइट पे जा रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। करेक्ट आंसर चार्ली। और ये पॉइंट डायरेक्ट याद रखें कि हर कंजर्वेटिव फील्ड में जब भी आपका वर्क डन नेगेटिव होता है पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है, हर कंजर्वेटिव फील्ड में। और जब भी आपका वर्क डन पॉजिटिव होगा आपकी हर कंजर्वेटिव फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। इस वजह से यहां पर आप डायरेक्ट आंसर भी मार्क कर सकते थे। A person X of 75 kilogram walks up a staircase in 15 seconds. Another person Y of mass 60 kilogram walks up the same staircase in 12 seconds. The ratio of the power generated by X to that of Y is। हमें पावर की रेशो चाहिए। क्या डेटा हमें गिवन है? हमें फर्स्ट पर्सन का मैस गिवन है, हमें टाइम गिवन है। हमें सेकंड पर्सन का मैस गिवन है, टाइम गिवन है, और रेशो रिक्वायर्ड है पावर और हाइट सेम है, सेम स्टेयरकेस है। पावर का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ हाइट और टाइम क्या होगा? mgh/t मींस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ओवर टाइम। अब आपको रेशो फाइंड करनी है, मैं इसको कह देता हूं P1/P2। मैस दोनों का डिफरेंट है, मैस के साथ डायरेक्ट रिलेशन, ये आ जाएगा m1/m2। हाइट सेम है, सेम स्टेयरकेस है, तो जब रेशो लोगे ना तो GH कैंसिल हो जाएगा। टाइम के साथ जो रिलेशन है वो इनवर्स है, तो यहां पर टाइम के साथ इनवर्स रिलेशन, तो T2 ऊपर आएगा और T1 नीचे आएगा। अब वैल्यूज पुट करो। M1 जो फर्स्ट पर्सन का मैस है वो 75 है, और जो सेकंड पर्सन का मैस है दैट इज 60। जो टाइम अगर हम देखें तो टाइम हमारे पास जो पहला है वो 15, दूसरा 12, तो दूसरा टाइम ऊपर आएगा, पहला टाइम बाद में आएगा, तो ये आपकी रेशो बनेगी। अब यहां पर वैल्यूज पुट कर दी। अब देखो क्या चीज कैंसिल होती है, 12 × 5 ये 60 होता, 5 × 15 75 होता, और ये 15 और ये 15 कैंसिल हो गया, तो सब कुछ कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आया? 1/1। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास इस केस में क्या होगी? दैट इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन। A 500 Newton is applied on an object and it moves with velocity 10 meter per second. If the value of power is 2500 watt, then what will be the angle between force and displacement? अब क्वेश्चन को देखो कि आपसे जो डेटा गिवन है वो फोर्स की वैल्यू गिवन, आपको वेलोसिटी गिवन है, आपको पावर गिवन है, और एंगल चाहिए आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। अब हम जानते हैं कि पावर के फार्मूला में फोर्स और वेलोसिटी आती है F.V, और जब डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हो तो FV cos थीटा। तो डिस्प्लेसमेंट का एंगल कैसे आएगा? याद रखिएगा वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की सेम डायरेक्शन होती है, तो अगर आपने एंगल वेलोसिटी और फोर्स का फाइंड कर लिया तो वही एंगल आपकी वेलोसिटी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का भी होगा। तो पावर की वैल्यू पुट करो 2500, फोर्स हमारे पास है 500, वेलोसिटी हमारे पास है 10, और यहां से हमारे पास कैलकुलेशन से एंगल फाइंड हो जाएगा। अब देखते हैं क्या आंसर आता है। ये अगर आप जीरो कैंसिल करना चाहो कर दो, ठीक है। अब यहां पर क्या है 50, वहां 25, तो इस 50 को मैं लेफ्ट पे ले जाऊंगा, 25/50 एंड दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। 25/50 क्या होगा? ये 1/2, तो कॉस थीटा की वैल्यू 1/2, और आप जानते हो कि कॉस थीटा 1/2 किस एंगल पे होता है? 60। साइन अगर होता तो 30, अगर कॉस है तो 60, तो राइट ऑप्शन आपके पास यहां पर 40। क्या याद रखना है कि जो एंगल फोर्स का वेलोसिटी के साथ वही एंगल फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ, क्योंकि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। A rigid body rotates about a fixed axis. Which point on a body has maximum angular velocity as the axis of rotation? क्वेश्चन है रिजिड बॉडी के बारे में।
कि अगर एक बॉडी रिजिड हो तो कौन सा पॉइंट ऐसा होगा जिसकी एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास सेम होगी। याद रखिएगा कि हमारे पास अगर एक बॉडी रिजिड हो तो तमाम पॉइंट्स की एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है। ये रिजिड बॉडी की प्रॉपर्टी है कि फर्स्ट करो अगर आपके पास ये एक रिजिड बॉडी है इरेगुलर शेप की, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो चाहे कोई पॉइंट सेंटर के पास हो, चाहे कोई पॉइंट आपके पास सेंटर से अवे हो, हर पॉइंट का एंगुलर कंपोनेंट सेम होता है, चाहे वो थीटा हो, चाहे ओमेगा हो, चाहे वो अल्फा हो। तो ये आ रखिएगा कि किसी भी पॉइंट का ओमेगा डिफरेंट नहीं होगा, ओमेगा विल बी सेम। और सिर्फ ओमेगा सेम नहीं होगा, ओमेगा के अलावा आपका थीटा और उसके अलावा अल्फा, ये भी हर पॉइंट का सेम या इक्वल होगा। तो ऑल पॉइंट्स ऑन रिजिड बॉडी, सेम पूछा था ना, तो ऑल पॉइंट्स ऑन रिजिड बॉडी, अल्फा आंसर होगा। डिफरेंट नहीं होता, कोई भी केस ऐसा नहीं है। रिजिड बॉडी किसे कहते हैं? ऐसी बॉडी जिसमें डिफॉर्मेशन ना हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टर्बुलेंट फ्लो? टर्बुलेंट और स्ट्रीमलाइन में क्या फर्क होता है? स्ट्रीमलाइन यूनिफॉर्म फ्लो होता है, स्टेडी फ्लो होता है, और टर्बुलेंट फ्लो इररेगुलर होता है। अब यहां पर कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, कौन सा हमारे पास ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो टर्बुलेंट फ्लो का नहीं है? नहीं है। पहला, प्रेजेंस ऑफ एडीज। एडीज क्या होते हैं बच्चे? एडीज होते हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो घूमना शुरू कर दें। तो एडीज तो होते हैं इरेगुलरिटी में। मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड बिल्कुल होगा, क्योंकि लेयर की डायरेक्शन सेम नहीं होगी, आपस में इंटरमिंगलिंग, मिक्सिंग भी होगी। कांस्टेंट वेलोसिटी एट ऑल पॉइंट्स, ये जो प्रॉपर्टी है कि वेलोसिटी हर पॉइंट पे कांस्टेंट होगी, ये स्ट्रीमलाइन की होती है। तो इसका आंसर चार्ली। एंड हाई एनर्जी डेसिपेशन, यस, टर्बुलेंस में एनर्जी डेसिपेट होती है, लेकिन जो स्ट्रीमलाइन होता है उसमें एनर्जी डेसिपेट कम होती है, वो स्मूथ फ्लो होगा। इसलिए राइट आंसर क्या है? चार्ली, कि चार्ली टर्बुलेंट की प्रॉपर्टी नहीं है। Water is moving with a speed of 5.18 meter per second through a pipe with cross-sectional area of 4.20 centimeter square. The water gradually descends 9.66 meter as a pipe increase in area to 7.60 centimeter square. The speed of flow at the lower level is. अब ये क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का, और इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के मुताबिक आपके पास हर पॉइंट के ऊपर एरिया का और स्पीड का जो प्रोडक्ट होगा वो सेम रहेगा। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अब एरिया पॉइंट 1 पे कितना है? 4.20, ये गिवन है पॉइंट 1 का एरिया। स्पीड पॉइंट 1 पे कितनी है? 5.18, यहां पर आ गया। पॉइंट 2 का एरिया हमारे पास गिवन है 7.60, ये आपके पास यहां पर आ जाएगा। और इसी तरह से हमें जो कैलकुलेट करना है वो पॉइंट 2 की स्पीड को करना। अब यहां पर मल्टीप्लिकेशन आपको करनी होगी। आप इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, 7.6 को डिवाइड करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं अगर इक्वेशन बनाऊं तो ये बनेगी 4.2 इंटू 5.18, और ये डिवाइड हो रहा है 7.60 से। पहले क्या करो, 4.2 को 5.18 से मल्टीप्लाई कर। अब डेसिमल के बगैर मल्टीप्लाई करना होता है, तो मैं क्या करूंगा, 518 को मल्टीप्लाई करूंगा 42 से, इन दो को बगैर डेसिमल के। 8 इंटू 2 16, 2 इंटू 1 2, कैरी 1 लिया 3, 5 इंटू 2 10, 4 इंटू 8 32, और 4 इंटू 1 4 प्लस 3 7, 4 इंटू 5 20। सॉरी, यहां पर मुझे एक चीज जो करनी थी मैंने नहीं की, दोबारा कर देते हैं। 4 इंटू 8 32, और उसके बाद 4 इंटू 1 4 7, एंड 4 इंटू 5 20। अब ये आपके पास आ गया 6, 3 प्लस 2 5, 7 1 और 2। अब डेसिमल कहां पर है? डेसिमल आपके पास 5.18 में 2 प्लेसेस के बाद है, और 4.2 में 1 प्लेसेस के बाद, तो टोटल 3 प्लेसेस हुई। तो डेसिमल लेफ्ट राइट साइड से 3 प्लेसेस के बाद आएगा, तो ये आएगा 21.7। ये आ गया 21.7, और 5 अगर आपने राउंड ऑफ करना है तो ये 27.8 आ जाएगा। 21.8 और डिवाइड कर रहे हो 7.6। अब कौन सा राइट आंसर है? इसको सॉल्व कैसे करना है? 7 इंटू 3 अगर होता ना, अगर नीचे 7 होता तो 7 इंटू 3 21 होता, लेकिन नीचे 7.6 है, तो आपका जो आंसर आएगा वो लेस देन 3 आएगा। नीचे 7 से ग्रेटर है, तो आपका आंसर लेस देन 3। अब लेस देन 3 कौन सी ऑप्शन है? डेल्टा। तो डेल्टा राइट आंसर। तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जब आपको पता चल जाए कि आपका आंसर क्या आ सकता है, लेस देन 3, तो लेस देन 3 को ढूंढो और राइट आंसर को मार्क करो। The angular displacement made by the minute hand of a watch after 6 minutes is. हम जानते हैं कि हमारे पास जो वॉच है उसमें 3 हैंड्स होते हैं,
और हैंड, मिनट हैंड और इसके अलावा सेकंड हैंड। क्वेश्चन है कि जो मिनट हैंड है वो 6 मिनट्स में कितना एंगल करेगी और आपको आंसर चाहिए डिग्री में। देखो आपने करना यह है कि पहले आपने 1 मिनट का एंगल फाइंड करना है, 1 मिनट का, और आपको डिग्री में चाहिए ना। 360 डिग्री को डिवाइड करोगे नंबर ऑफ डिवीजन्स के साथ। तो मुझे बताएं घड़ी के अंदर टोटल कितने मिनट्स होते हैं? 60। तो टोटल एंगल कितना है? 360। तो 1 मिनट के लिए 360 को 60 से डिवाइड करेंगे, टोटल एंगल 360 डिग्री। और कितने मिनट है टोटल? 60। जब डिवाइड करूंगा तो 1 मिनट 6 डिग्री के इक्वल है। 1 मिनट 6 डिग्री के। आपको कितने मिनट चाहिए? 6। तो 6 मिनट के लिए क्या करोगे? इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 36 डिग्री। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए पहले आपने यूनिट वैल्यू फाइंड करनी है, तो फिर जितने मिनट्स हैं मल्टीप्लाई कर दो। सेम मेथड सेकंड हैंड के लिए, सेम मेथड और हैंड के लिए। तो 6 इंटू 6 36। करेक्ट आंसर क्या है इसका? अल्फा। द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 3 पाई रेडियन इज। 3 पाई रेडियन में कितने रेवोल्यूशंस हैं? देखो एक जो रेवोल्यूशन होता है ना वो 2 पाई रेडियन होता है, ठीक है। एक रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन। तो आपके पास कन्वर्जन जो है वो 3 पाई रेडियन की रेवोल्यूशन में। तो बच्चे आप क्या करोगे? आप यहां पर इसकी कन्वर्जन को देखोगे कि कैसे रेडियन को रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास अगर 1 रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन के इक्वल, तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो 1 रेडियन होगा वो 1/2 पाई रेवोल्यूशन होगा। और मैंने क्या किया? मैंने सिंपल 2 पाई को लेफ्ट पे जाके डिवाइड कर दिया। तो 1 रेडियन इतने रेवोल्यूशन के इक्वल है। तो अगर आपके पास 3 पाई रेडियन है तो आप क्या करोगे? 3 पाई को 2 पाई से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि एक रेडियन को कन्वर्ट करने के लिए 2 पाई से डिवाइड, तो 3 पाई होंगे तभी 2 पाई से डिवाइड। तो ये कैंसिल हो गया, आपका आंसर आएगा 3/2 रेवोल्यूशंस। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर चार्ली। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ डिस्चार्ज थ्रू एन ऑरिफिस 2.5 मीटर बिलो द वाटर सरफेस। क्वेश्चन को पढ़कर आइडिया हो जाना चाहिए क्वेश्चन किससे रिलेटेड है। ये क्वेश्चन आपके पास एक टॉरिस-सैलिस थ्योरम से रिलेटेड है कि जो आपका वाटर लेवल है उस वाटर लेवल से नीचे 2.5 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर एक ऑरिफिस है। ऑरिफिस किसे कहते हैं? ऑरिफिस कहते हैं स्मॉल ओपनिंग को। और स्मॉल ओपनिंग से जो लिक्विड है वो फ्लो कर रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो फाइंड करना है द वेलोसिटी ऑफ डिस्चार्ज, कि पानी किस वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है। इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। और वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स को फाइंड करने का फार्मूला, टॉरिस-सैलिस थ्योरम का फार्मूला 2 टाइम्स g टाइम्स डेल्टा h होता है। और डेल्टा h क्या होता है? डेल्टा h इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वाटर लेवल टू द ऑरिफिस, और वो गिवन है 2.5। तो कुछ भी नहीं, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। 2 को मल्टीप्लाई करोगे आप 10 से, और डेल्टा एच हमें गिवन है 2.5। तो मल्टीप्लाई करें 2.5 इंटू 10 क्या होता है? 25, और 25 इंटू 2 50। तो मल्टीप्लाई किया, यह आ गया √50, और 50 के सबसे क्लोज क्या है? 49, और 49 का अंडर रूट क्या होता है? 7। तो अप्रोक्सीमेटली 7 पॉइंट समथिंग मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या आएगी? डेल्टा, 7 मीटर पर सेकेंड। तो अप्रोक्सीमेशन जरूरी है कि 50 है ना, तो 50 के क्लोज 49, और अगर हम g को 9.8 यूज करते तो एग्जैक्टली 7 ही आंसर आता। 3 particles of a rigid body rotating about a fixed axis are located at 5 cm, 10 cm, 15 cm from the axis of rotation. Which particle has the greater tangential velocity? रिजिड बॉडी से रिलेटेड हमने पहले भी क्वेश्चन किया कि जो बॉडी रिजिड होती है उसके तमाम पॉइंट्स का ओमेगा इक्वल होता है, सेम होता है। लेकिन लीनियर वेलोसिटी सेम नहीं होती, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी का ताल्लुक रेडियस के साथ होता है। तो यहां क्वेश्चन यही है कि किसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी ज्यादा? तो उसकी ज्यादा जिसका रेडियस ज्यादा। जितना आपका रेडियस ज्यादा होगा ना उतनी आपकी टेंजेंशियल वेलोसिटी की वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो यहां पर देखें किसका रेडियस ग्रेटर है। आपको 3 रेडियस गिवन है, 5 सेंटीमीटर, 10, 15। तो 15 आपका आंसर है। जितना एक्सिस से दूर उतना रेडियस ज्यादा, और जितना रेडियस ज्यादा उतनी आपकी लीनियर यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी ज्यादा। करेक्ट ऑप्शन चार्ली होगी। If a wheel of diameter 1 meter is rotating at 2 radian per second, then its linear rim velocity is. Linear rim velocity का मतलब है tangential velocity vt, और vt का फार्मूला होता है r ओमेगा। r रेडियस है, और जल्दी में डायमीटर ना पुट कर देना, हमें डायमीटर गिवन,
और डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड, तो ये आपका रेडियस आ गया। ओमेगा क्या है? 2। यूनिट देख लीजिएगा, मीटर है, रेडियन पर सेकंड है, 2 से कैंसिल हो गया, आंसर आ जाएगा 1 और यूनिट होगा मीटर पर सेकंड। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास अल्फा आएगी। वर्क डन इज मैक्सिमम व्हेन द थीटा इज। हमारे पास वर्क का फार्मूला जो है उसमें एक कॉज आता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वर्क के फार्मूला में कॉज तब आता है जब एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान हो, तब आपके पास कॉज आता है। क्या यहां फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल है? नो। अगर एंगल ये थीटा है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 माइनस थीटा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 माइनस थीटा। तो क्या होगा, इस वर्क के फार्मूला के अंदर आपको थीटा को चेंज करना पड़ेगा, और वर्क के फार्मूला में जब आप थीटा को चेंज करोगे और यहां पुट करोगे 90 माइनस थीटा, तो हम जानते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये इक्वल आ जाएगा एफ डी साइन थीटा के। अब वर्क के फार्मूला में कॉस नहीं साइन है। अब आपसे पूछा गया कि कब वर्क मिनिमम होगा। बच्चे वर्क तब होगा मिनिमम जब आपका साइन थीटा मिनिमम होगा, और साइन थीटा मिनिमम होता है 0 पे और साइन थीटा मिनिमम होता है 180 पर। इन दोनों एंगल्स के ऊपर जो साइन की वैल्यू होती है वो 0 होती है, और जब साइन की वैल्यू इन दोनों एंगल्स पे 0 तो वर्क भी मिनिमम। तो यहां पर आप ऑप्शंस को देखो कि क्या ये दोनों एंगल प्रेजेंट है, तो ऑप्शन आपके पास अल्फा और बीटा दोनों हैं, और अल्फा और बीटा दोनों यहां पर हैं, तो राइट आंसर क्या है? डेल्टा। बोथ अल्फा एंड बीटा, इन दोनों एंगल्स के ऊपर इस केस में वर्क मिनिमम होगा। ब्लड प्रेशर टेंड्स टू विद एज। एज के साथ ब्लड प्रेशर के साथ क्या होता है? एज के साथ जो ब्लड प्रेशर है बढ़ता है। हमारी जो वेसल्स होती हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं रहती, जिनकी वजह से टेंशन बढ़ जाती है और जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। ये ऐसे ही है जैसे हमारे ईयर ड्रम्स हैं, हमारी सुनने की समात, हमारी जो ऑडिबल रेंज है कम हो जाती है क्योंकि ईयर ड्रम फ्लेक्सिबल नहीं रहती, उनकी वाइब्रेशन कम हो जाती है। इसी तरह से हमारी आई साइड वो वीक हो जाती है। तो ब्लड प्रेशर के बारे में याद रखिएगा कि विद टाइम ये इंक्रीज करता है ड्यू टू डिक्रीज इन द फ्लेक्सिबिलिटी। तो राइट इसका आंसर होगा डेल्टा, कि बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? फ्लेक्सिबिलिटी के कम होने की वजह से टेंशन हमारे पास जो है वो ज्यादा हो जाएगी, इस वजह से प्रेशर बढ़ जाता है। विच वन इज करेक्ट फॉर फ्लूइड फ्लोइंग इन अ पाइप ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन। अगर एक पाइप का क्रॉस सेक्शन डिफरेंट हो, मतलब कहीं पर आपके पास एरिया ज्यादा और कहीं पर आपके पास एरिया जो है वो कम, तो हमारे पास इसकी वजह से क्या होगा? जिस जगह एरिया हमारे पास ज्यादा होता है उधर स्पीड हमारी कम होती है, और जिस जगह एरिया कम हो जाता है वहां स्पीड ज्यादा हो जाती है। एंड व्हाट अबाउट प्रेशर? हम जानते हैं कि जहां पर आपके पास स्पीड कम वहां पर आपका प्रेशर ज्यादा, और जहां स्पीड कम ज्यादा वहां प्रेशर की वैल्यू कम। तो यहां पर देखो कौन सी राइट ऑप्शन होगी? एरिया स्मॉल, स्पीड हाई, ओके यहां तक ठीक है। प्रेशर हाई गलत है। एरिया स्मॉल ठीक है, स्पीड हाई ओके, प्रेशर लो यस। एरिया स्मॉल प्रेशर लो, एरिया स्पीड हाई प्रेशर लो। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या बन रहा है? करेक्ट आंसर यहां पर बन रहा है बीटा। बीटा आपका राइट आंसर बनेगा। बाकी आप देख लो, एरिया लार्ज स्पीड लो ओके, लेकिन आपका प्रेशर लो गलत है। ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो दोनों लो नहीं हो सकते, और यहां पर भी ये गलत होगा। तो राइट आपका आंसर यहां पर क्या बनेगा? राइट आंसर इज बीटा। What will be the ratio of kinetic energies of alpha particle and proton if their linear momentum is same? अगर आपके पास प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम सेम है तो इनकी काइनेटिक एनर्जी की रेशियो क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम एंड मास p²/2m होता है। और ये फार्मूला कहां से आता है? ये आप सब जानते हो कि मोमेंटम √2 टाइम्स मास इंटू काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। तो यहीं से ये फार्मूला आ गया स्क्वायर लेकर। अब आपको काइनेटिक एनर्जी की रेशियो चाहिए, मोमेंटम सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ रिलेशन इनवर्स होगा। पहले कौन है जिसका नाम पहले, वो आपके पास न्यूमरेटर में, तो पहले अल्फा है फिर प्रोटॉन है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा 2 काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, मास के साथ रिलेशन इनवर्स है, तो ऊपर आएगा मास ऑफ प्रोटॉन और नीचे आएगा मास ऑफ अल्फा। किसका मास ज्यादा होता है? अल्फा का। कितना ज्यादा होता है? 4 टाइम्स। तो अल्फा का मास प्रोटॉन के मास से 4 टाइम्स होता है, तो नीचे 4 mp, ऊपर पुट करने की जरूरत नहीं है, mp mp से कैंसिल,
MP से जब कैंसिल तो आंसर होगा 1:4। तो 1:4 कौन सी ऑप्शन है? दैट इज चार्ली। तो चार्ली आपका राइट आंसर होगा। To pump up 2400 kilogram of water up 74.76 meter in 5 minutes, the required horsepower is। क्वेश्चन में आपको पावर कैलकुलेट करनी है, लेकिन हॉर्स पावर में, यूनिट आपका वॉट नहीं है। अब हमें जो डेटा गिवन है वो इन टर्म्स ऑफ हाइट है, तो यहां पावर रेट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा mgh/t। अब पावर मैस आपके पास है 2400, जी हम 10 यूज करेंगे, हाइट है 74.6, इसको राउंड ऑफ करके आप 75 लिख सकते हो। टाइम मिनट्स में है और मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपने इसको सॉल्व करना है। अब ये आंसर आएगा वॉट में, ये बात याद रखिएगा। अगर आपको चाहिए हॉर्स पावर में, तो आप जानते हैं कि हमारे पास जो 1 हॉर्स पावर है वो कितने वॉट की इक्वल होती है? 746। तो यहां पर ये जो वैल्यूज दी हुई है ना, ये बड़ा सोच समझ की दी जाती हैं ताकि कुछ ना कुछ कैंसिल हो। तो आपको पता होना चाहिए कि जो 1 हॉर्स पावर होती है वो 746 वॉट होती है। तो अगर आप वॉट को हॉर्स पावर में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे? 746 से डिवाइड करोगे। तो अगर आपको आंसर यहां पर हॉर्स पावर में चाहिए तो आपको यहां पर 746 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये यहां पर बस काम है, बाकी कैलकुलेशन आपकी आसान है। देखो क्या चीज कैंसिल होती है। अब अगर आप देखो 74.6 और 746 ये कैंसिल हो जाएगा इंटू 10, ये 10 इस 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 60 और 2400 ये कैंसिल होगा, क्योंकि 60 इंटू 4 240 और 2400 तो 40, और 40 को 5 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 8। तो इसका राइट आपके पास आंसर क्या है? 8 वॉट, 8 हॉर्स पावर, सॉरी, क्योंकि हॉर्स पावर के लिए 746 डिवाइड कर दिया। करेक्ट ऑप्शन आपके पास अल्फा आएगी। A motor is rotating at a constant angular velocity of 600 rpm. The angular displacement per second is। हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चाहिए पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में। हम ये फार्मूला जानते हैं, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। अब ओमेगा 600 है, लेकिन आरपीएम को कन्वर्ट करने के लिए 2 पाई से मल्टीप्लाई, और नीचे मिनट है, रेवोल्यूशन पर मिनट, 60 से डिवाइड, और टाइम कितना है? 1। तो यहां पर आप देखो ये आपके पास कैंसिल होगा, ये आएगा 10 और 10 इंटू 2 20, तो इसका आंसर होगा 20 पाई, और यूनिट होगा इसका रेडियन। तो करेक्ट आंसर आपके पास 20 रेडियन। इस केस में अगर देखें तो कोई भी ऑप्शन 20 रेडियन में नहीं है, तो जो डेल्टा आपके पास आंसर होगा ना 50/3, यही थोड़ा बहुत क्लोज बन सकता है, क्योंकि जब आप 50 को 3 से डिवाइड करो, 50 को 3 से डिवाइड करो तो देखें क्या आपके पास होगा। अब जानते हैं कि हमारे पास जो मल्टीप्लीकेशन है उसमें अगर मैं यहां 17 लिखता हूं तो यहां पर 51 आएगा। अब सबसे क्लोज यही है 17 और 20, तो मुझे राइट जो आंसर मार्क करना पड़ेगा वो डेल्टा ही करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई भी ऑप्शन जो है वो क्लोज नहीं है। हालांकि यहां होना चाहिए 60 पाई, क्योंकि अगर यहां 50 की जगह होता ना 60 पाई/3 तो फिर ये कैंसिल हो जाता है 60/3, तो आपका आंसर आ जाता है 20 पाई। तो फिलहाल डेल्टा क्लोज है, तो डेल्टा को ही हम मार्क करेंगे। द ग्रेविटी डज नो वर्क व्हेन द बॉडी मूव्स। ग्रेविटी कब वर्क नहीं करती? ग्रेविटी बजे तब काम नहीं करती जब बॉडी हॉरिजॉन्टल मूव करे। ऐसा क्यों? कि फर्स्ट करो एक बॉक्स है हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, जब वो हॉरिजॉन्टली मूव करेगी तो ग्रेविटी डाउनवर्ड है, तो ग्रेविटी का डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल कितना होगा? 90, और 90 डिग्री पर कॉस की वैल्यू क्या होती है? 0, और अगर 90 पे कॉस की वैल्यू 0 तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी? वो 0 आएगी। इसलिए आपका राइट आंसर इस केस में होगा अल्फा, वर्टिकली, क्योंकि अपवर्ड और डाउनवर्ड जाओगे तो एंगल 180 0 होगा, एंगल पे मूव करोगे तब भी कॉस 0 नहीं होगा। तो वाहिद ऑप्शन यहां पर कौन सी है? दैट इज अल्फा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी? इनमें से कौन हमारे पास एनर्जी का यूनिट है? जूल। आसान सा सवाल। जूल आपके पास जो है वो एनर्जी का यूनिट है। अगर आप बाकियों को देखो जिसमें आपके पास वॉट है, हॉर्स पावर है, तो ये पावर के यूनिट होते हैं, तो आंसर इसमें अल्फा ही बनेगा। आसान सा सवाल। स्पीड एंड प्रेशर रिलेशन ऑफ अ फ्लूइड इज गिवन बाय। किसने स्पीड और प्रेशर का रिलेशन दिया था? बर्नौलीज ने। ये रिलेशन है, एप्लीकेशन है, रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर। और क्या इनमें रिलेशन होता है? स्पीड एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इस फॉर्म में हम इस इक्वेशन को देखते हैं कि P + ½
रो वी स्क्वायर इज कांस्टेंट। तो स्पीड और प्रेशर का इनवर्स रिलेशन दैट इज बेसिकली बर्नौलीज इक्वेशन। जो वेंची रिलेशन है ये आपके पास स्पीड की वैल्यू देता है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। स्टैंडिंग नियर अ फास्ट मूविंग ट्रेन इज डेंजरस प्राइमरली बिकॉज, क्यों बच्चे फास्ट मूविंग ट्रेन के पास खड़ा होना डेंजरस है? अगर फर्ज करो मैं कहता हूं कि ये ट्रेन है, ये ट्रेन हमारे सामने से गुजर रही है और यहां पर कोई पर्सन है जो उसके सामने खड़ा हुआ है, तो जो फास्ट मूविंग ट्रेन होती है ना, उसके और बंदे के दरमियान यहां पर जो एयर की स्पीड है वो इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से जो प्रेशर है वो डिक्रीज कर जाता है। और बैक साइड के ऊपर हमारे पास जो प्रेशर है उसके मुकाबले में ज्यादा होता है, क्योंकि वहां स्पीड कम, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर फोर्स लगती है, जिसकी वजह से हम ट्रेन के टुवर्ड्स मूव करते हैं। तो यहां पर आपके पास राइट ऑप्शन क्या होगी? द एयर प्रेशर इज लोअर नियर द मूविंग ट्रेन, यस, ड्यू टू हाई एयर स्पीड, यस, क्योंकि एयर स्पीड ज्यादा हो जाती है, प्रेशर कम हो जाता है, तो राइट आंसर इज अल्फा। बाकी देखो साउंड वेव्स का कोई ताल्लुक नहीं, ट्रेन मैग्नेटिक फील्ड, हर ट्रेन मैगलेव ट्रेन थोड़ी होती है, एंड ग्रेविटी इंक्रीजेस, नो, ग्रेविटी डाउनवर्ड है, उसका क्या ताल्लुक है ट्रेन की तरफ मूव होने से? तो राइट आंसर इज ओनली अल्फा। If two ping pong balls are suspended near each other and fast stream of air is produced within the space of the balls, अगर दो पिंग पोंग बॉल हो, पिंग पोंग बॉल्स कौन सी होती हैं? टेबल टेनिस की बॉल्स। तो फर्स्ट करो दो स्ट्रिंग से आपने दो पिंग पोंग बॉल सस्पेंड कर दी और उनके दरमियान से तेज हवा पास करती है, एयर स्ट्रीम पास करती है। अब तेज हवा जब दरमियान में से पास करेगी, इसका मतलब दरमियान में स्पीड ज्यादा है, और दरमियान में अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो दरमियान में जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। किसके मुकाबले में कम होगा? सराउंडिंग के मुकाबले में। और सराउंडिंग के मुकाबले में जब प्रेशर कम होगा तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर फोर्स अप्लाई होगी, जिसकी वजह से बॉल्स एक दूसरे के क्लोज आएंगे। तो राइट आपके पास आंसर क्या होगा? कम नियर टू ईच अदर, अल्फा। कब? जब उनके बीच में से तेज हवा पास करेगी। द वर्किंग ऑफ एन एटोमाइजर डिपेंड्स अपॉन, एटोमाइजर क्या होता है? एटोमाइजर आपके पास स्प्रे करने वाली मशीन होती है, जिसकी मदद से लिक्विड के फ्यूम्स जो होते हैं वो स्प्रे होते हैं। जब आप यहाँ पर पंप से पुश करते हो तो यहाँ से जो लिक्विड के फ्यूम्स हैं वो आउटवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। और ये एटोमाइजर किसकी आपके पास एप्लीकेशन है? एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। क्योंकि क्या होता है, जब आप पंप से इसको पुश करते हो यहाँ पर एयर की स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड के बढ़ने से प्रेशर कम और लिक्विड राइज करता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और वो फ्यूम्स की फॉर्म के अंदर इजेक्ट होता है। तो राइट आंसर इसका अल्फा होगा। 1 डिग्री इज इक्वल टू, 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? हम जानते हैं कि 1 जो रेडियन है ये 57.3 डिग्री होता है, जिसको हम 180/π भी लिखते हैं। तो आपसे रिवर्स पूछा गया, जब रिवर्स पूछा गया तो जो 1 डिग्री होगा वो 1/57.3 रेडियन होगा, या इसके अलावा ये π/180 रेडियन होगा। और जब आप यहां पर पाई की वैल्यू को 3.14 पुट करते हो तो आपका आंसर 0.0174 आता है। तो 0.0174 या 5 कौन सी ऑप्शन है? दैट इज चार्ली। क्वेश्चन है द रेडियस वेक्टर एंड एंगुलर वेलोसिटी आर रिस्पेक्टिवली गिवन बाय वेक्टर 2i + 2j + k एंड 2i - 2j + k। हमें दो वेक्टर्स यहां पर गिवन है। जो पहला वेक्टर है वो रेडियस है, ऑर्डर के एतबार से ये आपका रेडियस है, और फिर उसके बाद जो दूसरा वेक्टर है एंगुलर वेलोसिटी वो ये है। जो फाइंड आपने करना है वो लीनियर वेलोसिटी को करना है या टेंजेंशियल वेलोसिटी को करना है। जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है ये क्रॉस प्रोडक्ट होती है ओमेगा का और आर का, ओमेगा क्रॉस आर, नॉट आर क्रॉस ओमेगा। टॉर्क जो होता है वो आर क्रॉस एफ होता है, टेंजेंशियल वेलोसिटी ओमेगा क्रॉस आर। और क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डिटर्मिनेंट लेते हैं। इस डिटर्मिनेंट में 3 आपके पास रोज होती हैं, 3 आपके कॉलम होते हैं। जो पहली रो होती है उसमें हमेशा तीनों यूनिट वेक्टर्स आएंगे, i, j और k। जो दूसरी रो होती है उसमें पहले वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स आते हैं। अब पहला वेक्टर है ओमेगा, अब ओमेगा के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2, -2 और यहां पर है 1। यहां पर आएगा 2, -2 और यहां पर 1। और जो आपकी तीसरी रो होती है उसमें दूसरा जो वेक्टर होता है उसके कोऑर्डिनेट्स आते हैं, और वो है 2, 2 और यहां पर 1। ये आएगा 2, 2 और यहां पर 1। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? सॉल्व करने के लिए जो रूल आपके पास है, आपने पहला यूनिट वेक्टर लेना और उसके साथ आपने 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट लिखना है। 2 क्रॉस 2 का मतलब है 2 कॉलम 2 रोज। और उसमें क्या लिखेंगे? इसका तरीकाकार ये होता है कि जिस आपने
यूनिट वेक्टर को लिया, आपने उस यूनिट वेक्टर के कॉलम और रो को इग्नोर कर देना। तो बाकी क्या बचा, -2 1 और 2 1, इसको यहां पर लिखते हैं, -2 1 और फिर 2 1। इसके बाद आपने लेना है सेकंड यूनिट वेक्टर, और रूल के मुताबिक यहां पर आएगा जे, फिर इसी तरह से आएगा के, और वो के होगा आपका पॉजिटिव। अब जब आप जे को लोगे ना, जब आपने जे को लेना है तो आपने जे की रो को और जे के कॉलम को इग्नोर कर देना। अब जब जे के रो और जे के कॉलम को इग्नोर करोगे तो बाकी क्या बचेगा, 2 1 2 1, और उसको आपने यहां पर लिख दिया, जो बाकी बचा 2 1 2 1। फिर आपने लेना है के को। अब जब के को लोगे तो आप के की रो को और के के कॉलम को छोड़ दोगे, तो बाकी क्या बचेगा, 2 -2 2 2, इसको यहां पर लिख दोगे, 2 -2 और यहां पर 2 2। अब इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए आप इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट, ये ख्याल रखना है। अब क्रॉस में मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट आपने कैसे करना है, बड़ा आसान है, फॉलो कीजिएगा। -2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -2 आएगा, -2 को सॉरी 1 से, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आएगा, लेकिन दरमियान में नेगेटिव फार्मूला का अवेलेबल होगा, ये आपके पास आ जाएगा आई। फिर आपके पास है जे, 2 को 1 से, 2 को 1 से, तो 2 - 2 0, तो ये तो आपके पास काम खत्म हो गया कि 2 × 1 2, दरमियान में नेगेटिव फार्मूला का, और यहां पर आपके पास आ गया जे, और यहां पर 2 × 2 ये आपके पास आएगा 4, और -2 × 2 ये -2, दरमियान में माइनस फार्मूला का, सॉरी 2 × 2 4, दरमियान में माइनस फार्मूला का, तो ये +4 हो जाएगा, और यहां पर आपके पास आ जाएगा के। ये बात याद रखिएगा कि जब 2 × 2 का डिटर्मिनेंट होता है ना, जैसे ए बी सी डी, ये आपने मैट्रिक में पढ़ा था, इन्हें क्रॉस में मल्टीप्लाई करना होता है और दरमियान में नेगेटिव आता है। तो इसी तरह से आपने जब क्रॉस में मल्टीप्लाई किया 2 × 2 4, -2 × 2 -4, तो ये प्लस क्यों आया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करो, तो -2 -2 ये -4 आए, 2 -2 ये आपके पास 0 हो जाएगा, और 4 + 4 ये आपके पास हो जाएगा 8। तो ये इसका आंसर आएगा। जो मुझे डाउट है कि यहां पर शायद हमारे पास ऑप्शन में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, -4i + 8k, क्योंकि यहां पर जो ऑप्शन है वो 4i - 8k है, लेकिन -4i नहीं है। तो मैं यहां पर इसको फिलहाल जो मार्क करूंगा वो बीटा ही करूंगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन बनती नहीं है, यही आपके पास राइट ऑप्शन बनती है। तो शायद वहां पर नेगेटिव का इशू है, और वो क्यों है, ऑर्डर की वजह से। ऑर्डर अगर आप चेंज करोगे तो फिर आपके पास साइन भी चेंज हो जाएगा, लेकिन राइट नाउ द आंसर इज दिस वन। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अ बॉल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ अ हिल एट अ हाइट ऑफ 100 मीटर, इफ इट देन गोज डाउन एंड अप ओवर 2 मोर कंसेक्टिव हिल्स। कि 100 मीटर की हिल से हमारे पास एक बॉल आई, और उसके बाद 2 कंसेक्टिव हिल्स पे गई, एक की हाइट कितनी है 50 मीटर और दूसरे की 20 मीटर। तो ये आपके पास पहली हिल है जो 100 मीटर हाइट के ऊपर है, यहां से बॉल दूसरी हिल पे आई, उसकी आपके पास हाइट 50 मीटर है, उसके बाद बॉल तीसरी हिल पे आई, उसकी हाइट 20 मीटर है, एंड फाइनली रीच इज ग्राउंड। और एट द एंड जो बॉल है वो टॉप से कहां पर आ गई, ग्राउंड पे आ गई। क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट रीचेज द ग्राउंड। जब वो ग्राउंड को रीच करेगी तो तब उसकी स्पीड क्या होगी। सिंपल बच्चे क्वेश्चन है कि जो स्पीड होगी वो √2g इंटू डेल्टा एच के इक्वल आएगी। अब ये फार्मूला कहां से आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। ये जितनी पोटेंशियल एनर्जी टॉप के ऊपर, वो सारी की सारी यहां पर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब आप इन दोनों को इक्वल करोगे, पोटेंशियल एनर्जी mg डेल्टा एच, जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, और काइनेटिक एनर्जी ½ mv², तो m से कैंसिल हो जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो ये फार्मूला आ जाएगा। ये डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हो। तो यहां पर हाइट का चेंज कितना है, 100 से ग्राउंड 100 होगा, तो 2 × 10, और यहां पर आपके पास आ जाएगा 100। अब इसको आपने मल्टीप्लाई कर, अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 100 × 10 ये आपके पास आ जाएगा 2000। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, वजह बताता हूं। क्योंकि 100 का अंडर रूट मुझे पता है 10 है, तो मैं 1000 क्यों बनाऊं इसको। तो मैं 2 का अंडर रूट लिखता हूं, 2 का अंडर रूट होता है 1.4, 10 का अंडर रूट याद रखिएगा 3.2 होता है, और जो 100 का अंडर रूट होता है वो 10 होता है। दैट्स इट। अब आप 1.4 को 3.2 से मल्टीप्लाई करके 10 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपने मल्टीप्लाई करके चेक करना है। इसका आंसर जो आएगा वो 44 आएगा, और यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। कैसे,
चले बता देता हूं, 1.4 को 3.2 से मल्टीप्लाई करो विदाउट डेसिमल, तो 4 इंटू 2 क्या होता है 8, 2 इंटू 1 2, और फिर 3 इंटू 4 12, और 3 इंटू 1 3 प्लस 1 4। ये देखें 8, 2 प्लस 2 4, डेसिमल कहां पर है, एक यहां और एक यहां, दो प्लेसेस के बाद, तो ये 4.4, तो ये 4.4 आएगा, और 4.4 10 से मल्टीप्लाई तो 44.8 को छोड़ दें तो सबसे क्लोज आंसर क्या है, दैट इज चार्ली। तो ये था आपका सेकंड यूनिट वाइज एफएलपी। आई होप चीजें सीखने को मिली होंगी, कहां पर गलती हुई वो रेक्टिफाई हुई होगी, और नेक्स्ट टाइम आप इन गलतियों को रिपीट नहीं करोगे।